नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। आज मैं सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों के प्यार ने पूछता है भारत को देश का नंबर 1 शो बनाया है। मैं राष्ट्र की बात करता हूं और देश के हक में खड़ा रहता हूं, इसलिए देश के लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं राष्ट्र की बात करता हूं जिससे मौलाना साद, माफ कीजिएगा, हत्यारा मौलाना साद, सुपारी किलर मौलाना साद जैसे लोग मेरे देश को बीमारी ना दे पाए। और जो लोग सोचते हैं कि मैं धमकी से डर जाऊंगा, उन्हें आज बता देता हूं खुले और कि तुम मुझे डराने की सुपारी ले रहे हो, जबकि तुम्हारा हत्यारा मौलाना साद खुद एक सुपारी किलर है। वो उन लोगों को मारता है जो उसे धर्म गुरु मानते हैं। मरकज से ठीक पहले मौलाना साद के अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए आए। उन्हीं रुपयों को छिपाने के लिए यह हत्यारा मौत का मौलाना बन रहा है। यह सब कुछ पुलिस बैंकिंग सिस्टम को पता है। आज पूरा देश साद की सुपारी किलर वाली सच्चाई जान जाएगा। इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत कि मौलाना साद ने लोगों से जो करोड़ों रुपए लूटे, क्या उसे छिपाने के लिए ही वो फरार रहा? क्या मौलाना का साथ देने वाले भी लूट के इस पैसे में हिस्सेदार हैं? क्या तबलीगी जमात मरकज मौलाना साद के काले धन का अड्डा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल भाई और बहनों, क्या पैसे लेकर लोगों में मौत बांटना मौलाना साद, हत्यारे मौलाना साद का पेशा है? ये सवाल मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भाई। मौलाना साद ने जिस इमारत को मरकज बनाया वो मौलाना के मजे का अड्डा था। धर्म के नाम पर लूटने का धंधा शुरू किया। दुनिया को दिखाने के लिए तबलीगी जमात का तमगा लिया और काम किया लोगों को लूटकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का। याद करिए, उत्तर प्रदेश के कांधला में मौलाना साद का शानदार फार्म हाउस। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पनाह मांग ले। ये पैसा कहां से आया? अब खुलासा हुआ है। मौलाना ने पहले मरकज के नाम पर लूटा, उसके बाद कोरोना फैलाकर मौत बांटी। मौलाना साद का छुपा रहना ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? मरकज के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है और ये जमाती लोग, वहाबी हजरात, इनका ताल्लुक सीधा सऊदी अरब से है और सीधा सऊदी अरब से इनको एड मिलती है। ये सुनकर देश शर्मसार हो जाएगा कि मौलाना मस्जिद में रहकर बीमार होने का धर्म का संदेश दे रहा है। वो लोगों से पैसे लेकर मरकज में मौत बांट रहा है। मौलाना साद ने जमात बुलाई, जमातियों से मोटे पैसे लिए, बिजनेस मॉडल बना। जिसका ज्यादा पैसा वो उतना बड़ा जमाती। मरकज काले धन का अड्डा बन गया और जब कोरोना फैला तो मौलाना ने चाल चली पैसा लौटाना ना पड़े, इसलिए मौत दे दो। मौलाना साद के लिए पैसा बड़ा है, जमाती नहीं, इसलिए वो खुद तो भाग गया और जमातियों को कोरोना फैलाने के लिए छोड़ दिया। साद ने खुद तो साम्राज्य बनाया और लोगों को मौत के लिए मजबूर किया। ऐसे आदमी को अगर मौलाना कहे तो आपकी मर्जी, लेकिन जो पैसे लेकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दे उसे मौलाना कहे या सुपारी किलर। पूछता है भारत। आज डिबेट में मेरे साथ सैयद जफर असलम, जफर सरेशवाला, मुफ्ती माजाद काजमी, शादाब हुसैन है, कोई पीस पार्टी है इनकी, हजीक खान और मोहम्मद इम्तियाज नूरानी। तो ये मौलाना साद की पूरी कुंडली मेरे पास है जफर जी, और ये एक प्रोफेशनल किलर है जिसको सुपारी किलर बोला जाता है। कैसे, मैं जरा आपको बताता हूँ। ये मरकज में आने के पहले मौलाना ने जमातियों से पैसे लिए
और 1 महीने पहले बहुत अरबों खरबों रुपए उनके बैंक अकाउंट में आए। फिर कोरोना फैला तो जमातियों ने कहा कि हमारे पैसे वापस करो। साध ने लोगों को बंद कर दिया, बीमार होकर मारने के लिए छोड़ दिया। यही काम सुपारी किलर करते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये मौलाना की कारस्तानी है, मौलाना की कारस्तानी है। और ये मौलाना साद जो अपने आप को मौलाना कहता है, जफर इस्लाम जी, ये कोई मौलाना नहीं है, कोई धर्मगुरु नहीं है जी। ये धंधेबाज है। उसके धंधे का पूरा गणित मैं आपको समझा देता हूं। ये मरकज से ठीक पहले साद के अकाउंट में हजीक खान जी करोड़ों रुपए आए। क्यों आए जरा बताइए मुझे। बैंक वाले पूछताछ करने गए तो ये मौलाना साद छिप गया। फिर मरकज के पैसे से ही ये मौलाना ऐश और अय्याशी कर रहा है। मुझे बताइए, जो लोग मौलाना साद जैसे आप जैसे लोग, हजीक खान जी, जो मौलाना साद का समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो आपको तो पैसे नहीं दे रहा है ना, क्यों कर रहे हैं आप? देखिए अर्नब जी, अब जवाब दूंगा। 2000 विदेशी मरकज में आए थे। मैं तो कहता रहूंगा, आपको जवाब देना है तो दीजिए, मैं रोक नहीं रहा आपको। अर्नब जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मौलाना साद के बारे में कुछ जानते हैं? इनके दादा 1000 बीघे जमीन के जमींदार थे। अरे वो जानते हैं कि नहीं जानते आप? अरे कितने जमींदार थे, नहीं थे, वो सब छोड़िए। ये जिम्मेदार है आज उन लोगों के लिए जिनको आज कोरोना से पूरा देश पीड़ित रहा, उसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर जफर सरेश वाला जी इस प्रोग्राम में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 700 डॉक्टर आए वुहान शहर से, 700 स्टूडेंट आए, वो जिम्मेदार हैं कि मौलाना साद? तो मैं वो पूछता हूँ कि आज उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए, पहले हकीकत सुन लीजिए। और चाइना से आज उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनसे जाके बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बाहर से आई है, बार बार अपील की कि आप ऐसे टाइम में जब पूरे देश में कोरोना फैलने की बीमारी समझो, ये एक आसमानी आपदा है। पहले जवाब दीजिए, मैं सोच रहा हूँ जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि उसको लड़े, आप इसका चाहे वो मौलाना साद हो, आप सुन तो लीजिए, पहले जवाब तो दुनिया का कोई भी हिंदुस्तान का आदमी हो, उसे इस बार लड़ाई लड़नी है। लीजिए, आप पहले जवाब देना नहीं चाह रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे, हकीकत नहीं सुनना चाह रहे, तो फिर क्यों नहीं सामने आ रहे? आप गलत बात कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। चुप रहे क्यों? आप मौलाना आ जाएंगे, पुलिस को मालूम है, पुलिस ले आएगी। आप क्यों परेशान है? उनके लड़कों से पुलिस ने पूछताछ की है, उन्होंने जवाब दिया। उनके बेटों से पुलिस ने पूछताछ की, क्राइम ब्रांच ने, उन्होंने जवाब दिया। और आगे वो आना चाहिए उन्हें। क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जफर सरेश वाला इस प्रोग्राम में है। जफर भाई, उन्होंने कहा इस प्रोग्राम में कि उन्होंने बहुत बार अपील की कि ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने प्रोग्राम कैंसिल कर रहे, हर जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी या बिजनेस जो है अपना कैंसिल कर रहा है प्रोग्राम, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कोरोना वायरस को ना फैलने दिया जाए। ऐसे में उन्होंने उनकी बात को भी नहीं मानी और ये प्रोग्राम करने के लिए 15 तारीख को प्रोग्राम किया, तुम्हें मालूम भी है? आपको जानकारी है कुछ? 14 तारीख को मौलाना का प्रोग्राम शुरू हुआ, 15 को खत्म हो गया। अरे आप 16 को। देखिए जफर भाई यही सामने है, पूछ लीजिए उनसे। आप पूछिए, जफर भाई यहीं पर है, पूछिए उनसे। आप कुछ नहीं मालूम? आप बोलिए जफर जी, जरा इनको बोल दीजिए, मानने को तैयार ही नहीं है। जफर जी बोलिए इनको, ये जफर जी बोलिए, ये मानने को तैयार नहीं है। सुनिए अर्नब, सुनिए, मेरा तबलीग जमात से और मौलाना साद साहब से बचपन से ताल्लुक़ है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि तबलीग जमात अब 2 ग्रुप में है पिछले 4 साल से, और एक तबका मौलाना साद के साथ है और एक तबका मौलाना अहमद लाट और मौलाना इब्राहिम देवला है। और आज 60% से ज्यादा तबका उधर है। मैंने दोनों से बात की थी फरवरी के आखिर में, मार्च के शुरू में, कि भाई देखिए आपके सारे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें लोगों का जमा होना होता है, तो आप खुदा के वास्ते, आपका उस वक्त इनका साउथ ईस्ट एशिया वालों का जोड़ होने वाला था, आप मत कीजिए। जो दूसरा ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर बंबई में है, न्यू बॉम्बे में, उन्होंने 6 तारीख को अपनी शूरा बुलाई और अपने सारे प्रोग्राम मौकूफ कर दिए। मेरी बात जब यहां भी हुई, मैंने कहा देखिए मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं दुनिया में, जिस तरह से लोग प्रोग्राम अपने कैंसिल कर रहे हैं, और आपका सारा प्रोग्राम जो है लोगों के जमा होने का होता है, तो आप भी अपने प्रोग्रामों को मौकूफ कर दीजिए।
तो ये साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग आए 15 तारीख को, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर के लोग जो आए 1600, 2000, ये नहीं आते। बाद में चली है, आपको पता होगा उसके बाद ऑलरेडी मलेशिया में ये हो चुका था। तो और मैं अकेला नहीं, सुनिए, मैं अकेला नहीं, दिल्ली के और जिम्मेदार तबलीग के, उन्होंने भी मौलाना साद साहब को और उनके साथियों को कहा था कि आप मौकूफ कर दीजिए, आप प्रोग्राम अभी मत कीजिए। और योगी जी 25 तारीख को जा रहे हैं प्रोग्राम करने की कोई गुंजाइश पर आपका कोई गौर फिक्र नहीं है। ये 14 तारीख को, अरे 13 तारीख को होम मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी हम लोग तबलीग जमात की बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप देश को? तबलीग जमात नहीं, देश में 15, 14, 16, 20 के बीच में जो भी बात हुई है उसको देखना होगा। मैं पूछ रहा हूँ, तबलीग जमात की नाम, तबलीग जमात का नाम लेते हैं और तभी गुस्सा आ जाता है हमें। आज मैं चाहूंगा कि मुफ्ती वजाहत काज़मी खुलकर डिबेट पे हाजिक खान जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। गलत करे या हिंदुस्तान भाई, अगर आपको बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? मैं कहूंगा कि ये साद जो है एक लुटेरा है, ये एक लुटेरा है, आप समझ जाइए। ये सुपारी किलर नहीं तो मुझे बताइए, शामली में अरबों रुपए की फार्म हाउस कहां से आई इसकी? साद और उसके बेटों के पास लग्जरी गाड़ियां कहां से आई? अरे दिल्ली में अरबों की मरकज की बिल्डिंग कैसे बनी? पैसे कहां से मिले इसको? 1000 बीघे का 90 साल पहले जमींदार था। सब ले लेंगे, वो खानदानी आदमी है, जमींदार फैमिली से। आप किसी को, मैंने उनको कल पढ़ा रहा था, उनके दादा खानदानी आदमी भाग क्यों रहा है डरपोक की तरह? क्या बात कर रहे हैं? ये खानदानी आदमी जो है, अरे रुकिए आप, ये खानदानी आदमी एक नंबर का डरपोक, भगौड़ा, मक्कार, बुजदिल, कायर, हत्यारा, सुपारी किलर के ऊपर जो आप कह रहे हो, सुपारी किलर, देश विरोधी, मुसलमान हो गई कोरोना बीमारी, हत्यारा, पार्लियामेंट में गई, कायर, बुजदिल, भगौड़ा, जिसकी इतनी पहचान हो उसको आप मौलाना कैसे कह सकते हैं? भाषा का इस्तेमाल चाहे जैसे करे, देश देख रहा है। हमें मेरी भाषा नहीं है, भारत की भाषा है, भारत पूरा भारत मानता है भगौड़ा है। भगौड़ा है कि नहीं? भगौड़ा है कि नहीं? हजीक जी लक्ष्मण रेखा पार न करे, वो भगौड़ा है कि नहीं? जो भागता है वो भगौड़ा होता है। आप एक और शब्द कीजिए, जो कायर की तरह भागता है वो भगौड़ा है, जो कायर है उसको बुजदिल कहा जाएगा। हत्यारा, बुजदिल, कायर, हत्यारा, सुपारी किलर, इनको कहिएगा थोड़ा सुन ले। मैं कहूंगा जो सैकड़ों लोगों को मौत दे वो धर्मगुरु कैसे बना? सुन ले। अब जो हजारों लोगों को बीमार करे वो मौलाना कैसे बना? और जो पैसे लेकर लोगों को मारने को मजबूर करे, जी अब सुनते नहीं है, कहते पैसे लेकर लोगों को मारा है, उसको आप धर्म प्रचारक कहेंगे? देश के सामने नहीं, पूरा भारत सुन रहा है। आप बोलिए मुफ्ती जी, क्या हो रहा है? ये भाग क्यों रहा है? वेस्ट जाकिर नगर में अपने जी अर्नब भाई, इनसे कहिएगा थोड़ा संयम रखें और सुन लें। जी इनसे कहिएगा थोड़ा सुन लें। जैसा कि मैं अभी सुन रहा था कि जफर भाई ने बताया कि उन्होंने उनको पहले से राब्ता करने की कोशिश की और राब्ता किया और बताया। और मैं आपको एक बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात शुरू दिन से आपके चैनल के माध्यम से, कि ये सब उन्होंने पूरा खेल जानबूझ करके किया है। और इस खेल को करने के बाद भी जफर भाई ने आप ही के चैनल के माध्यम से लोगों को बताया था एक दिन कि इसके बाद भी वो उनसे लगातार राब्ता करके ये बताते रहे कि आप बाहर आइए, पूरी कौम जलील हो रही है, पूरे देश में परेशानी है आपकी वजह से। 308 लग चुकी है, 304 लग चुकी है, लेकिन मौलाना नदारत, मौलाना गायब है। मैं आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अर्नब भाई आपसे और आपके चैनल के माध्यम से, हमारी सब एजेंसीज से, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एजेंसीज जितना भी इनका चिट्ठा है प्लीज वो पूरी कौम के सामने लाएं। और इनके आसपास जो 100 लोग हैं इनके इर्द गिर्द, मेवात से लेकर के जमुना पार तक, उनका सबका चिट्ठा सामने लाएं, ताकि ये पूरी मुस्लिम कौम अपनी आंखों से देख सके कि एक मजहब के नाम पर एक मौलाना क्या क्या करता है, पूरे मुल्क के मुसलमानों को कैसे जलील कराया, दीन को कैसे पामाल किया, इस्लाम को कैसे बदनाम किया, कानून को कैसे नहीं समझा। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बोल दूं, कैसे साबित कर दे रहे हैं आप? गलत बात बयानी कर रहे हैं। जी बदनाम कर दिया, आप ये बताएं, आप झूठी बातें क्यों कर रहे हैं देश के सामने?
आप मौलाना है, क्या आप क्यों कर रहे हैं? बदनाम ऐसे किया, क्या दीन इस्लाम ये सिखाता है? क्या दीन इस्लाम ये सिखाता है कि लोगों के अंदर बीमारी बांट दो? क्या दीन? आप कौन होते हैं? आप, अरे बीमारी आपके हाथ में है। भाई, मैं एक आलिम होने के नाते पूरे मुल्क को ये बता रहा हूँ कि उन्होंने दीन के एतबार से गलत किया है, उन्होंने इस्लाम के एतबार से गलत किया है, उन्होंने मुसलमानों को जलील कराया है, और ये कभी दीन नहीं हो सकता, ये कभी दीन नहीं हो सकता जो उन्होंने किया है, जो वो कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, ये दीन था ही नहीं। झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन ना वो कभी दीनदार थे। अगर वो दीनदार होते तो दारुल ने क्यों फतवा लगाया उन पर? मज़ाहिर ने क्यों फतवा लगाया उन पर? पूरी दुनिया के मुफ्तियों ने क्यों फतवा लगाया उन पर? बांग्लादेश ने उनको बैन क्यों किया? अगर वो दीनदार थे, आप बताएं, सबको गुमराह, सारे मुफ्तियों ने कहा, वो गुमराह है, सारे मुफ्तियों ने कहा वो गुमराह है। आप फर्जी डिफेंस मत कीजिए उनका। आप सोचिए कि देश के साथ कितनी गद्दारी की उन्होंने, और आप उन गद्दारों के साथ हो जो मुल्क में बीमारी बांट रहे हैं, मुल्क के कानून को नहीं समझते। अरे आप गद्दार लोग हैं। आप जो गलत बयानी कर रहे हैं वो गद्दार हैं। हम तो ये कह रहे हैं अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिलेगी। आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? आपको शर्म नहीं आती? कौन है? अरे आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? शर्म आपके पास है नहीं। आपको थोड़ी बहुत हया है? भी नहीं है। आपको थोड़ी बहुत हया है? क्या आप चैनल पे बैठकर पूरी दुनिया आपको देख रही है? आप किसका डिफेंस करने चले आए? आप किसका डिफेंस करने चले आए? शर्म करो। जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बीमार हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क का प्रशासन परेशान है, जिसने दीन को बदनाम किया है, जिसने मुसलमानों को बदनाम किया है, जिसने कानून की पामाली की है, जिसने प्राइम मिनिस्टर की बात को नहीं सुना है। आप ऐसे नालायक शख्स का डिफेंस करने आए हो। आप ऐसे नालायक शख्स का डिफेंस करने आए हो। आपकी भद्दी जबान है। आप जवाब दोगे। कोरोना से मरने की 1% संभावना, लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आएंगे तो 100% लेके जाएंगे। आप गलत बयानी कर रहे हो। किसी के बस में है, अल्लाह चाहेगा उसे जिंदा रखेगा, अल्लाह जिसे चाहेगा मौत देगा। आपको थोड़ी बहुत आप धमकी दे रहे आप धमकी दे रहे हैं। शर्म है हसीब खान जी, हसीब खान जी, आप धमकी दे रहे हैं। तान लगाए वो हयादार नहीं हो सकता। आप धमकी दे रहे हैं। वो तान लगाना मेरे प्रोग्राम में आप धमकी दे रहे हैं। आपको भारत माफ नहीं करेगा। और मैं कह देता हूँ आज मोहम्मद इम्तियाज नूरानी भी हमारे साथ आज है। मोहम्मद इम्तियाज नूरानी जी, ये मौलाना साद का समर्थन करने से पहले समझ जाइए भारत है, ये भारत है, इस देश का नाम भारत है, ये कभी मत भूलिए। और भारत में है ना, भगोड़े माफ नहीं किए जाते। ये भारत है, और भारत में जो भारत के खिलाफ एक बार खड़ा हो जाए, और ये कौन है? पीस पार्टी। क्या है पीस पार्टी भाई? क्या होता है? तुम्हारी पार्टी क्या है भाई? शादाब चौहान, बहुत बोलते हो, 2 वोट नहीं मिलते, एक म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन नहीं जीत सकते, चिल्ला रहे हो वहां पे। क्यों चिल्ला रहे हो? दिखाइए इनको कैसे चिल्लाते हैं। देश को बताइए कौन है पीस पार्टी? कौन है? कि हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि हम लोग निजामुद्दीन के साथ हैं, क्योंकि कोई जुल्म नहीं हुआ। हम करने वाले नहीं हैं, और ये वजाहत कासमी या तुम जैसे लोगों से हम घबरा के बात नहीं करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा है, याचिका दाखिल की है कि जो लोग ये नफरत फैला रहे हैं। अरे भाई ओ शदाब, बड़े डंके की चोट की बात करते हो। वजाहत कासमी को धमकाने की कोशिश मत करो। डंके की चोट, अरे डंके की चोट पे उस डरपोक को सामने लाओ। डंके की चोट पे उस मुस्लिम को सामने लाओ। डंके की चोट पे उस सुपारी किलर को सामने लाओ। डंके की चोट पे उस मकान को सामने लाओ। डंके की चोट पे उस भगोड़े को सामने लाओ। आप बताइए मुझे, डंके की चोट पे जो आदमी इतने लोगों को संक्रमित करे, उस आदमी ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, अपने परिवार को संक्रमित कर दिया उसने। डंके बीमारी को जानबूझकर नहीं करता है। कनिका कपूर के खिलाफ पूरा भारत देख रहा है। रिलैक्स, शादाब, चिल्लाओ मत शादाब, इकट्ठा हुए, चिल्लाओ मत शादाब। मैं आज भी कह रहा हूं उसको, ये मौलाना साद, आपको कह रहा हूं मेरी बात सुनो शादाब, ये मौलाना साद को चुपचाप फोन करो, बोलो कि बेटा अपने साड़ू के घर पे छिपे हुए हो,
बेइज्जती तो हो गई, नंबर 1 सुपारी किलर हो, और मैं जेल जाने वाले की हो, बेइज्जती हो गई तुमने है। अपने ससुराल के 4 लोगों को कोरोना दे दिया, बहुत हो गया। अब अपने साड़ू को बीमार करेगा क्या? देश में ये मौलाना साद को बोलो कि तेरा सगा, उसको बाहर आओ, उसको बाहर लाओ। कहाँ पे छिपा बोलो? कि आप नफरत फैलाना बंद करो। ये किसी का सगा नहीं है, कोर्ट भी जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ये आपका भी सगा नहीं है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो बेकार में? शादाब, कौन सी पार्टी है तुम्हारी? पीस पार्टी। कितने सीट मिलते हैं तुमको? हाँ, एसडीपीआई के साथ लिंक है? आपको नहीं बताएंगे ना। पैसे कहां से आते हैं तुम्हारी पार्टी को? फंडिंग कहां से आती है? जरा बताओ, कौन सी पार्टी है? अर्नब गोस्वामी, आप बताओ आप पे कहां से आता है? हम एक एक चीज का हिसाब। भारत के लोग एडवर्टाइजिंग देते हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम तबलीगी जमात मरकज, तुम मौलाना साद के दलाल हो क्या? मौलाना साद के दलाल हो क्या तुम मौलाना साद के दलाल हो? अरे तुम जैसे 50 लोगों को मैं केयर नहीं करता। ये रिपब्लिक भारत है, कोई तकवाला चैनल नहीं है। अरे कहाँ है पहले ये बताओ, ये डरपोक कहाँ फंसा हुआ है? निकलेगा कब? बोलो, ये निकलेगा कब? अब तो इसका घर का नंबर पता है कहाँ पे बैठा हुआ है वो। मैं बोल रहा हूँ वो कब तक भागेगा? कब तक भागेगा? बताओ मुझे, कितने पैसे दिए? आप बताइए। मोहम्मद इम्तियाज नूरानी जी, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। जफर जी, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। इनको बोल दीजिए, इन्होंने 3,800 से ज्यादा कोरोना के केस करवाए हैं। उत्तर प्रदेश में 60% केस इनके हैं। इन्होंने कोरोना की सुपारी ली है, और अगर कोरोना की सुपारी नहीं ली है तो यह बताइए आज मुझे कि 25,000 तबलीगी जमात मरकज के लोग क्वारंटाइन में क्यों हैं? बताइए मोहम्मद इम्तियाज नूरानी जी, आप तो अस्पताल चलाते हैं। कोई अपने शौक से किसी को क्वारंटाइन में भेजता है क्या? भाई, कोरोना ऐसे ही हो जाता है क्या? मेडिकल बात कीजिए। ये लोग जो है ऐसे बेकार की बात करें, इनको समझाइए कोरोना कैसे फैलाया इन्होंने। देखिए, सिर्फ मौलाना मुफ्ती वजह लगाएं, मैं ये कहूंगा कि दूसरे लोगों की बात मौलाना साद को सुनना है, समझना है। देश की अगर सिर्फ इल्जाम तराशी करेंगे तो इल्जाम तराशी से हल नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत, अगर मौलाना साद मुजरिम है, मौलाना साद मुजरिम है, तो मौलाना साद को पुलिस क्या कर रही है? पुलिस नहीं, हुकूमत। मैं ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती जी, अरे अरेस्ट तो होगी ना उसकी। हाँ? वो अरेस्ट तो हो जाएगी ना। मुफ्ती जी बोलिए कि भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? सहमे क्यों, डरे क्यों हैं? हम कोई छोड़ने वाले नहीं है तबलीगी के बाद मरकज के हेड चैनल से ये कह रहे हैं कि वो अपने ये क्या समझ लेता है अपने आप को? तो क्या ये हाँ, साड़ू के घर पहले क्वारंटाइन का बहाना था कि मैं क्वारंटाइन हूं। ये मैं कह रहा हूँ इस चीज को नहीं, अरेस्ट तो हो जाएगा ना, मगर मुझे बताइए अरेस्ट जब होगा तब क्या? नहीं, जब अरेस्ट हो जाएगा, एक मिनट, जब अरेस्ट हो जाएगा तो क्या आप मुझे समझा पाएंगे कि 46 विदेशी मलेशिया से कोरोना फैलाने इधर आए, किर्गिस्तान से इधर आए, बांग्लादेश से इधर आए, इंडोनेशिया से इधर आए, कजाकिस्तान से इधर आए, इनको पकड़ के इन्होंने जो अपने साड़ू के घर में छिपे हुए हैं, इन्होंने बिहार भेजा इनको। मुझे बताइए, आप लोग इसमें इस्लाम को क्यों खींचने की कोशिश करते हैं? इसका इस्लाम के साथ क्या लेना देना? मैं तो तबलीगी जमात मरकज वाले के बारे में बोल रहा हूँ। इसका इस्लाम के साथ क्या लेना देना, मुझे बताइए। मुफ्ती जी, ये हर चीज को इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? भाई ये चीज इस्लाम के खिलाफ है। भाई ये चीज इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। अलग अलग हो जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको बताइए ना, हाजिक खान जी को जिम्मेदार है, और भी बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके। कुछ हुकूमत नहीं जी भाई साहब, मरकज तबलीगी जमात मरकज के पहले ये कोई केस इतना बड़ा नहीं हुआ था भारत में, सबको पता है। गलत बात, जिस तरीके से बिल्कुल गलत बात। मरकज ने पता नहीं होगा, बीमारी फैला रहे आपको शायद पता नहीं होगा। अर्नब जी, 64,000 लोग आए, आपको पता नहीं होगा। ये वुहान प्रोविंस से जो पहला इवैक्यूएशन हुआ था, 56,000 लोगों की। अर्नब जी, अगर मेरी बात सुन सकते हैं तो आप सुन लीजिए मेरी बात। वो कहाँ छुपे हुए? वुहान प्रोविंस से जो पहला इवैक्यूएशन हुआ था इंडियन स्टूडेंट्स का, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो उसे गौर से सुनिए। जब वुहान प्रोविंस से पहला इवैक्यूएशन हुआ था, आप एक नंबर के झूठे हैं नूरानी जी। आपके मन में जो आएगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स आए थे, एक मिनट नूरानी जी,
जो इंडियन स्टूडेंट्स आए थे उनका क्वारंटाइन हुआ था, उनका नेगेटिव टेस्ट हुआ था, उनको अलग से रखा गया था और उनमें से एक को भी कोरोना नहीं हुआ था। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, आप पर केस मुकदमा चला दूंगा मैं। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, माफी मांगिए लोगों से। झूठ बोल रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में झूठ बोल रहे हैं, तबलीग को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर। आपको शर्म नहीं आती? आप थोड़ा अपनी आवाज देखिए, जितना चिल्लाते हैं आप उससे ज्यादा मुझको चिल्लाने कुछ भी बोलते हैं। जफर जी एक बात कह रहा हूँ, अगर आप सुन सकते हैं तो बात को सुने। चिल्लाइए, कौन रोक रहा है आपको? अरे चिल्लाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? चिल्ला चिल्ला कर बोलिए कि मौलाना साहब को डिफेंड करता हूँ। बोलिए मैं मौलाना साहब का चमचा हूँ। बोलिए, दावत दिया है आप बोलिए। अजीज खान जी आप भी बोलिए। जब तक मैं मौलाना साहब का समर्थक हूँ, बोलिए बोलिए, आज भारत में जाके बोलिए। नहीं, आप सरकार से मिलने के लिए बोलिए ना चाहिए आपको। वो छुप के क्यों बैठे हैं? मैं तो इतना पूछ रहा है कि वो छुप के क्यों बैठे? उनको आके बाहर मिलना चाहिए अधिकार। पुलिस, ये आपको पता नहीं है कि भारत में प्रधानमंत्री भी जेल जाता है, प्रधानमंत्री भी अरेस्ट होता है। मौलाना ऐसा मर रहा है, किसान परेशान है, जो मजदूर परेशान है, दवा मिल नहीं रही, वो अभी तक पीपी किट है नहीं। इस पर लोगों देश को बताइए सर, अब तक ऑर्डर हुआ है सरकार की तरफ से कि 6,50,000 पीपी आ रही है, अब तक आई नहीं है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल गुनाहगार नहीं है तो आके वो क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई क्रिमिनल गलती की नहीं है तो आ जाए बाहर, पुलिस को आके सरेंडर करे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कर नहीं रहे? इसलिए तो और भी लोग बोल रहे हैं। उन्होंने पुलिस को लिख के दिया है, एडीसी को, एसीपी को लिख के दिया है, एसडीएम को लिख के दिया है और डीएम को लिख के दिया है। मैं अजीज खान जी आपसे गंभीर सवाल करना चाहता हूँ। अजीज खान जी एक मिनट, अजीज खान जी मैं आपसे गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। अजीज जी मेरी बात सुनिए, आपको भारत के साथ क्या प्रॉब्लम है, जरा मुझे समझा दीजिए। आपको हमारे देश के, हम भारत के एक आदमी के साथ हैं। अजीज खान जी आपको मैं पूछ रहा हूं कि आपको भारत के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है? आप मौलाना साद के साथ क्यों खड़े हैं? ये आदमी देश विरोधी है, इसका समर्थन आप करेंगे तो आप भी देश विरोधी बन जाएंगे। आपको इस देश ने क्या नहीं दिया? आप भारत के खिलाफ क्यों हैं? लेकिन जो आप भारत के खिलाफ क्यों खड़े हैं? हम उसका विरोध कर रहे हैं। भारत के हम साथ हैं, साथ कौन सा झूठा प्रचार है? 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 झूठा प्रचार, एक झूठा प्रचार बताइए मुझे, कौन सा झूठा प्रचार? एक का नाम बताइए मुझे, कौन सा झूठा प्रचार? मुफ्ती जी इनको लाइए डिबेट पे, कौन सा झूठा प्रचार पूछता है भारत? एक केस बताइए। ऑडियो क्लिप में क्या निकली थी? ऑडियो क्लिप में बोला था कि नहीं बोला था कि आप सरकार को समर्थन मत कीजिए? ऑडियो क्लिप में मौलाना साद ने बोला था कि नहीं बोला था? पूछता है भारत, उसमें बोला था कि नहीं बोला था कि ये मौका अल्लाह खाला से माफी मांगने का होता है? उन्होंने बोला था, मैं बात कह दूं, उन्होंने बोला था ये मौका अल्लाह खाला से माफी मांगने का होता है, ये मौका नहीं है। मैं डॉक्टरों की बातों में आकर नमाज छोड़ो, मुलाकात छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो, उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था? पूछता है भारत, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, बोला था कि नहीं बोला था कि आप महज डॉक्टरों की बात मत सुनिए? पूछता है भारत, उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था? नमाज मत छोड़ो, पूछता है भारत, उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था? मुलाकात मत छोड़ो, पूछता है भारत, मिलना जुलना मत छोड़ो, पूछता है भारत, बोला था कि नहीं बोला था? जो लोगों से कह रही है, अपील कर रही है, बोला था कि नहीं बोला था? वो कह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन वो बयान दिखा रहे हैं आप, पिछले बयान को मत दिखाइए। उनकी टेप नहीं सुनी आपने? वर्तमान टाइम में क्या कहा है वो देखा जाएगा। उनकी आवाज को पहचानते नहीं आप? मत दिखाइए। हम ये कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, कोरोना की सुपारी ली है इसने। क्या कहा मुफ्ती जी? ये बात मैं 50 बार बोल रहा हूँ, अजीज खान जी को समझ में क्यों नहीं आ रही? रहना है, भारत सरकार जो गाइडलाइंस दे रही है उस गाइडलाइंस को लागू करना है, चाहे वो तबलीग। अरे भारत में रहना है तो भारत के खिलाफ खड़ा होना बंद कीजिए। भारत में रहना है, जिसको भारत में रहना होगा उसको भारत के साथ खड़ा होना होगा। मौलाना साद को भी रहना है। अजीज खान जी, जो भी भारत में रहेगा, अर्नब भाई थोड़ा सुन लेंगे, एक भी देश विरोधी भारत में नहीं रहेगा, एक भी देश विरोधी भारत में नहीं रहेगा। अजीज खान जी, एक भी देश विरोधी भारत में नहीं रह सकता, एक भी कोई भी राष्ट्र विरोधी काम करके हमारे देश में नहीं रह सकता। देश का वफादार है। अरे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी यही कहेगा कि कोई भी देश विरोधी काम इस देश में, इस देश की धरती में रहते हुए देश को गाली देना, देश को बीमार करना और राष्ट्र विरोधी काम करना, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएगी।
आप समझ लीजिए, आपने आज तक इसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं है। मौलाना साद ने 1000 बार इस देश की अमन के लिए, देश की एकता के लिए, देश के भाईचारे के लिए दुआ की होगी। हाँ, तो फिर मुझे बताइए, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए कि कोरोना की सुपारी अगर नहीं ली गई तो पूछता है भारत कि 12 तबलीगी जमात के लोगों को अलग अलग मस्जिदों में असम में पकड़ा क्यों गया, पकड़े क्यों गए वो, और लखनऊ के अलीजान मस्जिद में जहां पे 27 कोरोना के केस हुए वहां पे 12 तबलीगी जमात के लोगों को क्यों पकड़ा गया, मुझे बताइए, पूछता है भारत। एक बताइए, पूछता है भारत, बताइए हजीक जी, चुप क्यों हो गया अभी? पूछता है भारत, जमात के लोग अब तक मरे हैं क्यों? मैं कोरोना के मामले में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की मौत हुई है, बताइए देश को। ओ भाई, आप भी कमाल करते हैं, अब तक ये नहीं बता रहे, आप भी कमाल करते हैं भाई। जमात में कितने लोगों की मौत हुई है, पूरे देश को संक्रमित किया। आप क्या भाई, आप कमाल करते हैं भाई, वाह हजीक खान जी, जो मन में आए, जो मन मर्जी बोलेंगे आप। अरे मैंने बोला कि इथियोपिया के 8 लोगों को चेन्नई के मस्जिद में क्यों पकड़ा गया, पूछता है भारत। बोल रहे, बीमारी किसी को भी लग सकती है। सच्चाई बोलता हूँ, गाना नहीं गाता हूँ, अंताक्षरी नहीं करता हूँ, कोई तकवाला नहीं हूँ। सवाल का जवाब दीजिए, आप मुफ्ती जी डिबेट पे हैं। मस्जिद में तो बीमारी किसी जगह भी जा सकती है। जी अर्नब भाई, आप इनसे कहिए। अरे जफर जी, इनको समझाइए, भी जा सकती है। आप इनसे कहिए, थोड़ा सुन ले। बोलिए। हाँ जी जफर साहब बोलिए। जी अर्नब भाई, मैं आपको एक बात, देखिए अर्नब, हाँ देखिए अर्नब, 1 मिनट, मुफ्ती साहब 1 मिनट। देखिए यहाँ जो है, मैं मुफ्ती भी बोले, पहले भी अर्नब आपके शो के जरिए मैंने 1 मिनट मैंने पुलिस अपना जो काम करेगी अपनी जगह पर है। क्या मौलाना साद साहब तबलीग जमात के अमीर हैं या नहीं है? अगर अमीर हैं तो क्या इमारत का हक नहीं है? मौलाना क्यों सामने नहीं आ रहे? मौलाना को उसी दिन सामने आकर बात कहनी चाहिए थी, अपने लोगों को हिदायत देनी चाहिए थी, बल्कि मौलाना सामने आकर प्रशासन को बताते कि 1.5 महीने में इतने लोग हैं जो यहाँ मरकज में आए थे, ये लोग हैं। और ये बहुत बड़ी खबर, ये बहुत हो गया। डंके की चोट पे बोल रहे थे ना, डंके की चोट पे बोल रहा हूं आपको मैं, डंके की चोट पे शादाब तुम्हें बोल रहा हूं, कुछ बाकी नहीं रहेगा इसका, एक एक पैसा इसका नीलामी होने वाली है इसकी। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ये जहां पे भी छुपा हुआ है ये बचेगा नहीं। और आप जैसे नफरतबाज को देश झुटलाएगा। ये सच तो हम जानते हैं, सच तो मुफ्ती जी सारा भारत जान चुका है। इस महामारी के क्या किस सच के बारे में बोल रहे हो शादाब जी? जिस शख्स ने हमारी की दुआ मांगी। अर्नब भाई, आप इनको चुप करिए, मुझे कुछ कहना है। बताएं कि बीमारी किसी को देखेगी, मैं अमन की दुआ मांगी तो बोला कि मोदी की बात मत सुनो, अमन की दुआ मांगी कि गिरजा जाऊंगी कि मोदी की अभी तो शुरुआत है भाई। अरे अर्नब भाई, कुछ दूसरों को भी मौका देंगे या सिर्फ 2-1 आदमी से डिबेट? बहुत जरूरी है। क्यों नहीं सुनेंगे? तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपका प्रधानमंत्री कोई और है क्या? नहीं, क्या बोल रहे हो शादाब? आपका प्रधानमंत्री कौन है भाई, जरा बताओ मुझे। भारत में रहते हो कि नहीं? भारत में रहते हो तो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन बना? भारत हमारा है तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है शादाब? तुम्हारे प्रधानमंत्री कौन है? बोलने में क्या हिचक हो रही है? प्रधानमंत्री है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। डंके की चोट पे बोलो ना। लेकिन जरूरी नहीं ना उनकी बात को मैं आवाज कम क्यों? उनका क्रिटिसाइज करूंगा, उनका बताऊंगा कि डॉक्टर्स को पीपी नहीं मिलता। तो मेरी बात सुन लो शादाब, देखो शादाब, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, बहुत सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। इस समय अनिवार्य है भैया मेरे, भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप, बिना कुछ पूछे। आप ये है ना, यही आपका राष्ट्र धर्म है। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो मौलाना साद वाली बात क्यों कर रहे हो? नहीं तो का क्या मतलब क्या है जफर जी? नहीं तो का मतलब क्या होता है? नहीं तो प्रधानमंत्री की बात को नहीं तो क्यों नहीं तो? किस चीज का नहीं तो बोलो तो? किस चीज का नहीं तो? हर चीज पे नहीं तो? इतनी बात क्या नहीं तो? नहीं तो के फेवर में खड़े, एक सीधी सी बात है, आप कहिए उनको।
प्रशासन से आके मिले। जब वो छुपे रहेंगे तो यही बात होगी। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन ने जो गलती की उसको माने, देश की जनता से माफी मांगे और जो उनपे केस हुआ है उस केस को जाके वो उस केस को लड़े। लेकिन भाई और बहनों, ये लोग पूछते हैं मुझे, अरे हम नहीं सुनेंगे नरेंद्र मोदी की बात कोरोना के समय में, और फिर कहते हैं, हम बोलते हैं क्यों नहीं सुनेंगे, आपके प्रधानमंत्री नहीं है? तो फिर कहते हैं नहीं तो क्या कर लोगे? ये किस भाषा है? ये कौन सी मानसिकता है भाई और बहनों?